जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू हो गया? ओके जी। आ, उसका निकालना राइटिंग के लिए चीज और जो है उसका सिलेबस की आउटलाइन और सॉरी पेपर का आउटलाइन। मॉडल पेपर के अलावा पेपर का उन्होंने दिया मैंने, चलो मॉडल पेपर निकाल लो, एक ही बात है, उसी पे चल जाएगा। अच्छा जनाब, ये आपके पास जो नई स्कीम है उस नई स्कीम के मुताबिक उन्होंने आपको यहाँ पर एक मॉडल पेपर जो है वो फॉरवर्ड किया है, और उस मॉडल पेपर को हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हाउ यू कैन मेक मैक्सिमम ऑफ द टाइम, और उससे आप कैसे इसको आप मैनेज कर सकते हैं। सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा दिस वन। आपके पास जो रीडिंग टाइम 15 मिनट्स है, ये 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है जिसको कि बच्चे यूज नहीं कर पाते। अब जो कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 15 मिनट्स का एडिशनल टाइम है, और इस पेपर के अंदर जो पेपर की हैयत है वो चेंज हुई है, और उसमें हमारे पास अब एमसीक्यूज का सेक्शन नंबर 1 आपका आ रहा है, और ऐसे ही हमारे पास फिर लॉन्ग पेपर जो इसका आएगा वो आगे फॉरवर्ड होकर चलेगा। ज़रा शीट आगे लेके चलिएगा। हमारे पास कितने एमसीक्यूज हैं अगर हम यहाँ पे देख के चलते हैं हमारे पास। मैं एमसीक्यूज करवाने के लिए नहीं बैठा, मैं सिर्फ आपके साथ मॉडल शेयर करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर 30 एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 30 हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं बेसिकली तौर के ऊपर हमारे पास टोटल जो वेटेज है वो इनकी मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये 100 नंबर का पेपर उसने बनाया हुआ है। एम आई राइट जी? 100 नंबर का पेपर बनाया हुआ है ना? तो 100 नंबर का अगर उसने पेपर बनाया हुआ है तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास 30% जो हमारे पास मार्क्स हैं वो हमारे पास एमसीक्यूज के हैं। लेकिन यार ये तो 100 पेपर का आपने उठा लिया यार, जो इस अटेम्प्ट का वो नहीं है ये वाला। वो खोलो ना, ये तो नहीं मैं करो। इसको क्यों दिखा रहे हैं यार? व्हाई वी आर मूविंग विद दैट? सॉरी यार, एक मिनट यार, ये पेपर है। इस पे आना जरा। बिजनेस लॉ का मॉडल पेपर इस दफा पेपर 100 नंबर का होना है, मर्केंटाइल लॉ का। नीचे आइएगा जरा। अच्छा, मेरा ख्याल था कि इसके एमसीक्यूज जो हैं वो दोनों के अलग अलग होंगे, इसका मतलब एमसीक्यूज टोटल हैं। आते आते जाओ, नीचे आते जाओ, आते जाओ। सही है, सही है, सही है। सॉरी, मैं इसलिए मैंने अपना सेक्शन बी में मर्केंटाइल लॉ है, आगे चलिएगा, और फिर सेक्शन सी। सो इसका मतलब इस दफा पेपर इकट्ठा ही है उनका। ठीक हो गया। सो आई एम क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग अगर अपनी बात करके चलते हैं, और शुरू से आइएगा प्लीज। तो हमारे पास 30% वेटेज मर्केंटाइल लॉ की बात करके चलूंगा। तो मर्केंटाइल लॉ का पेपर चूंकि 50 नंबर का है, तो इसमें 15 नंबर का हमारा पार्ट जो है वो हमारा एमसीक्यूज का है, और उसके मुताबिक जो बाकी 35 नंबर का पार्ट है वो हमारा डिटेल्ड पार्ट आएगा। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कि 30 हमारे पास नंबर हैं, और मैं 30 नंबर के हिसाब से अगर गिन के चलता हूँ कि 30 मार्क्स का हमारा एमसीक्यूज है, और एक नंबर के लिए हमारे पास 1.8 मिनट होता है। तो जरा निकालिएगा कितना टाइम है जी हमारे पास एमसीक्यूज का। 30 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.8 के साथ, तो हमारे पास 54 मिनट्स हैं। एक्चुअली ये 54 मिनट्स नहीं है। आपको चूंकि जब ये पेपर आएगा उसमें एमसीक्यूज और जो दूसरा पेपर है ये इकट्ठा ही मिलेगा ना इनको। तो आपके पास एमसीक्यूज को पढ़ना और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग करना, उसके अंदर आपको ये जो 15 मिनट का टाइम मिल रहा है, ये 15 मिनट का टाइम जो है वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख के चलें तो ये बहुत ही आपके लिए पॉजिटिविटी है। आप इस 15 मिनट्स के अंदर अपने 30 एमसीक्यूज जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और उसके ऊपर हम बड़े आराम से अपना डिसीजन कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अपना एक एमसीक्यू, इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मे बी ड्यू टू व्हाट। हमारा बंदा कब हम कहेंगे कि वो इन उसकी कैपेसिटी नहीं है,
तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टी जो है ना तो वो लैक ऑफ कंसिडरेशन से होती है, ना एब्सेंस से होती है, ना ही यहाँ पर ये एब्सिसेंस से होती है। कैपेसिटी ऑफ पार्टी में हमारे पास मिनॉरिटी होता था, हमारे पास साउंड माइंडेड की बात की गई थी और उसको डिबार्ड फ्रॉम एग्रीमेंट कहा गया था। तो मैं अगर मुझे ये देखना है कि इसमें से आंसर मिनॉरिटी है और किसी बच्चे को वो पॉइंट पिक हो जाता है, तो बेटा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एमसीक्यूज आपका मैक्सिमम 10 सेकंड लेते हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड लेते हैं। ये नहीं कि आप यूं समझें कि मैं ये लेके चलता हूं या मैं टारगेट अपने दिमाग में ये बनाता हूं कि जो ये 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, इसके अंदर मेरे पास अगर 30 एमसीक्यूज हैं, तो इन तमाम एमसीक्यूज में हर एक एमसीक्यू के लिए मेरे पास 30 सेकंड है पढ़ने के लिए। अगर मैं ये 30 सेकंड जो हैं वो इन एमसीक्यूज के ऊपर इन्वेस्ट कर देता हूं और मैं अभी कागज पेंसिल तो नहीं लगा रहा, लेकिन मेरे पास उसके आंसर मेरी आंखों के सामने आके कंक्लूड हो जाते हैं, तो फिर शायद मुझे इन एमसीक्यूज के आंसर को दोबारा से राइट करने के अंदर, मूव करने के अंदर, जब मेरे पेपर का टाइम शुरू हो, तो जो ये 54 मिनट मेरे पास थे, मुझे शायद इसमें से ये 14 मिनट ही लगाने पड़े। क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर पहले 15 मिनट जो थे, उसमें मैं अगर सिर्फ 30-30 सेकंड एक-एक एमसीक्यू को पढ़ के अपने दिमाग में उसका आंसर हाईलाइट कर लेता हूं, तो जब मेरे पास पेपर का टाइम शुरू होगा, तो मुझे उसके अंदर ना तो ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, मुझे तो सिर्फ उसका वो आंसर वहां पे लिख के फॉरवर्ड करके चलना है कि वो आंसर ए है या बी है या सी है। मगर मैं फिर कहता हूं कि मुझे फिर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसको एक दफा दोबारा से रीथिंक करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये सारे एमसीक्यूज जो हैं, इन 15 मिनट को अगर मैंने एमसीक्यूज के ऊपर प्रॉपरली तौर के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, इन 15 मिनट्स को मैंने अगर प्रॉपरली तौर के ऊपर एमसीक्यूज के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया और उसके बाद मैंने अपने तमाम आंसर्स जो थे वो अपने दिमाग में इसके ऊपर मैंने मूव कर लिए, तो इस बात का चांस है कि मैं अगले 14 मिनट जो हैं वो इन्वेस्ट करूं और मैं अपने एमसीक्यूज के आंसर ए बी सी करके फॉरवर्ड कर दूं। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले का आंसर लिखना है, तो आप अगर सिर्फ सी भी लिख देंगे तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। आपको आंसर फॉरवर्ड करके चलना है, आपको इसको पूरी डिटेल लिखने का पर्पस नहीं है। आपने बताना है कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है। आंसर 1 अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 1 कर रहा हूं, इसका आंसर ए है, 2 इसका आंसर सी है, तो आप देख सकते हैं ये लिखने के अंदर मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन मैं फिर आपको 30 सेकंड दे रहा हूं कि दोबारा पढ़ लें, फिर से देख लें, फिर से शायद इसको दोबारा रिकंसिडर कर लें। बेसिकली तौर के ऊपर ये जो 30 मिनट है, यानी कि पहले 15 मिनट के अंदर अपना जवाब तैयार करना, कतन जाने की जरूरत नहीं है अपने एक्सटेंसिव पेपर के ऊपर जाने की। आपको इस जगह के ऊपर अपने अब मुझे सिर्फ इस बात की कंफ्यूजन है, ये कंफर्म मैंने आईकैप की वेबसाइट पे नहीं देखा कि यहाँ पर ये पेपर एमसीक्यूज का और ये दोनों पेपर इकट्ठे मिलेंगे। अभी तक तो यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि पहले एक दफा डिस्कशन में शायद ये बात आई थी कि हम एमसीक्यूज को सेपरेट देंगे और पेपर को हम सेपरेट देंगे, लेकिन अभी तक जो हमारे पास नॉर्मल रूटीन है उसमें एमसीक्यूज पेपर के साथ ही आ रहे हैं। जब एमसीक्यूज पेपर के साथ आ रहे हैं, तो पहले 15 मिनट के रीडिंग टाइम के अंदर अगर आपने एमसीक्यूज सारे दिमाग में सॉल्व कर लिए हैं और पढ़ लिए हैं, तो फिर आपको जाने की जरूरत है, आप अगले पोर्शन पे जाएं। अदरवाइज अपने दिमाग को टेंशन मत दें और ये अज्यूम करें कि इन 15 मिनटों के अंदर मैंने एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से खंगाल लेना है और अपने जवाब की लॉजिक तक पहुंच जाना है, और फिर जो आपको अगले 14 मिनट मिलेंगे, चूंकि उसमें सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1 और ए लिखकर फॉरवर्ड करना है, तो 14 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मैं शायद 2 या 3 मिनट के अंदर भी सारी ये एबीसीडी लिख सकता हूं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, फिर से ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से उस क्वेश्चन के ऊपर अपनी मार्किंग को लेकर चलो। सो मैं यूज यूम करके चलता हूं कि ये अगर 15 मिनट प्रॉपरली तौर पे यूटिलाइज किए जाएं और फिर 14 मिनट यहां से निकाल लिए जाएं, तो वो पेपर का पार्ट जिसके लिए मैं 54 मिनट इन्वेस्ट कर सकता था, मेरे पास उसमें से 40 मिनट बच गए। अब सोचें कि ये 40 मिनट कितना टाइम है, यानी कि आपके पास 70 नंबर को सॉल्व करने के लिए टेक्निकली स्पीकिंग अगर 1.8 मार्क्स हो, 1.8 मिनट एक नंबर के ऊपर हो, तो आपके पास 70 नंबर का पेपर सॉल्व करने के लिए कितना टाइम बनता था जी? 100
26, यानी कि तकरीबन 2 घंटे और 6 मिनट। लेकिन अब आपके पास 2 घंटे और 6 मिनट नहीं है, बल्कि आपको यहां से 40 मिनट मिल गए मजीद, जो कि आपने इस ऑब्जेक्टिव से बचा लिए। तो अब आपके पास तकरीबन यहां पर सॉल्व करने के लिए तकरीबन आपके पास 2.45, तकरीबन पौने 3 घंटे अवेलेबल है। ये पौने 3 घंटे का मतलब ये है कि आपने 40 मिनट गेन कर लिए हैं, आपने 40 मिनट बढ़ा लिए हैं। यानी कि जो काम पहले हम 2 घंटे में करते थे 70 मिनट, अब हमारे पास उसके लिए 45 मिनट मौजूद हैं। अगर कोई नालायक तरीन इंसान भी होगा, ऑब्जेक्टिव में फंसने वाला बंदा भी होगा, और मैं उसको ये कहूं कि वो 14 के बजाय फर्दर 15 मिनट भी ले लेगा, तो बेटा फिर भी उसके पास यहां पर 2.5 घंटे का टाइम है, जो कि इससे पहले सिर्फ 2 घंटे का टाइम था। तो पहली बात कि इस पेपर के अंदर जहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे और हमेशा उनका जो प्रॉब्लम था वो उसी बात पे प्रॉब्लम आया करती थी कि जनाब हमारे पास जो इशू है वो इशू इस बात का है कि हम नहीं रिजॉल्व कर पा रहे अपने क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैं नहीं समझता कि अब हमारे पास टाइम को शॉर्ट होने की कोई भी बंदिश जो है वो मूव हो सकेगी। ये मेरी अपनी मेरी इनपुट है। यहां पर आप अपने टाइम को बड़े आसानी के साथ मैनेज कर सकेंगे। आगे चलिएगा जरा, मर्केंटाइल लॉ, आंसर ऑल द 10 क्वेश्चंस। आपने सारे क्वेश्चन करके चलने हैं। देख सकते हैं आपने सारे क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 4 एक चूज करना है, और अगर वो आउट ऑफ 4 की बात करके चलूं तो उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको लंबा करें। हम जब पेपर की बात करते हैं, अब जब हमने अपने पेपर की बात करके चलनी है, तो अब आपने करना यह है कि जब आपके ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएं, तो ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद अपनी घड़ी देखिएगा और उस घड़ी में देखिएगा कितना टाइम हुआ। आपने अगर अज्यूम करता हूं आधा घंटा आपने स्पेंड कर लिया, 1 मिनट के लिए अज्यूम करता हूं, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट इस्तेमाल कर लिए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने 20 मिनट इस्तेमाल कर लिए ऑब्जेक्टिव को मूव करने के लिए, तो अब आपके पास कितना टाइम बचा है? 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम बचा है। ठीक है, तो आपको इतना इतना समझ लेना है कि 1 घंटा 20 मिनट आपने एलोकेट करना है मर्केंटाइल लॉ के लिए, और 1 घंटा 20 मिनट आपने एलोकेट करना है सी लॉ के लिए। होता यह है कि बच्चे सी लॉ और मर्केंटाइल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई सवाल सॉल्व करने लगते हैं, तो यूं इस तरह क्वेश्चन करते हैं जैसे कि उनको पता नहीं दुनिया में सारा इल्म आज ही आ गया है। नहीं, आपने वक्त के तयन को सामने रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि अगर मुझे 1 घंटा 20 मिनट, अब ये हर बंदे के लिए ये वाला टाइम वेरिएबल हो सकता है मुझे 2:40 के बजाय मैंने किसी और बच्चे ने 2.5 घंटा उसका बचा है, उसने आधे घंटे में क्वेश्चन किए हैं उसके ऑब्जेक्टिव के, किसी ने शायद सिर्फ 10 मिनट में कर लिए हो। अगर मुझे 2.5 घंटे बचे हैं, तो फिर इसका मतलब कि 1 घंटा और 15 मिनट मेरे किसके लिए हैं? मर्केंटाइल लॉ के लिए। किसके लिए है? मर्केंटाइल लॉ। इससे पहले पेपर सॉल्व कर लूं तो ठीक है, मैं उसको सीरो में इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना। अब इस बात को हम कैसे मैनेज करके चलें? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा कुलिया जो मैं हमेशा कहा करता हूं, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब हुआ 75 मिनट, और आपका टोटल जो ये क्वेश्चन जो आपके पास हैं, वो कितने क्वेश्चन हैं जी? जाहिर सी बात है, मर्केंटाइल लॉ में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देखने, हमने मार्क्स देखने हैं। तो मार्क्स में अगर कहूं तो मर्केंटाइल लॉ के जो आपके 15 मार्क्स तो ऊपर चले गए, पेपर तो 50 नंबर का है, तो कितने मार्क्स हैं? 35 मार्क्स हैं। अगर मैं इसको 35 से तकसीम करके मूव करके चलता हूं, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट मेरे पास, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट मेरे पास 1 नंबर के लिए है। जब ये क्वेश्चन को देखा कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो फौरी तौर पे आपको समझ जाना चाहिए 8 मिनट मैंने इस पर इन्वेस्ट करने हैं। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो फौरी तौर पे समझ जाना चाहिए कि मैंने इसके ऊपर 12 मिनट इन्वेस्ट करने हैं। हम बकायदा तौर पर अपने दिमाग में अपनी टाइम की एलोकेशन जब तक ऐसे बना के नहीं चलेंगे, आप यकीन करें पेपर आपके लिए गले फंस जाएगा। अब जब मुझे पता है कि 12 मिनट मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस पर मैंने अप्लाई करने हैं, तो इसका मतलब कि मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन करना है। डिफाइन करने में मैंने 1 मिनट में डेफिनेशन लिख ली, फिर मुझे बताना है अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन, फिर मुझे इसकी प्रिजम्पशंस बतानी है, वो सारी कहानी मैंने याद की हुई है।
तो मैं अपने आप को इस तरीके से मैनेज करके चलूंगा कि मैं यहां पर ये 12 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। अगर कोई एक आधा मिनट ऊपर नीचे जमा मनफी हो भी गया तो टेंशन नहीं, क्योंकि जो केस लॉज होते हैं उनके अंदर टाइम कम लगता है। जिस तरह ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसके ऊपर 10 मिनट आप एलोकेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो मैं टाइम बता रहा हूं, मैंने क्या जूम किया है कि मैंने आधे घंटे में, यानी कि 15 मिनट मैंने पहले रीडिंग के भी इस्तेमाल कर लिए और 30 मिनट मैंने पेपर के भी इस्तेमाल कर लिए ऑब्जेक्टिव करने के लिए, जो मेरे मुताबिक बहुत ही गलत बात है। आप अगर 10 से 15 मिनट में अपना टाइम बचा लें तो वो जो 10 मिनट है वो इस 1 घंटा 15 मिनट को बढ़ा के 1 घंटा 20 मिनट कर देंगे। और आप 1 घंटा 20 मिनट की वजह से जो यहां पर 2 मिनट अपनी जगह पे लगा रहे हैं, ये शायद आप अपने एक नंबर के लिए 2.5 मिनट बन जाए। जब 2.5 मिनट बन जाएंगे तो ये 8 मिनट शायद एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट एलोकेट कर दें। और अगर 10 मिनट एलोकेट इस क्वेश्चन के लिए हो गए तो आप ज्यादा तफसील लिख सकेंगे, आराम से लिख सकेंगे, ज्यादा खूबसूरती से लिख सकेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज याद किया हुआ बहुत कुछ होता है। हमें हमें सॉर्ट करना पड़ता है कि मैं किस चीज को लिखूं और किस चीज को मैं लिखने से पीछे हो जाऊं। तो आपको यहां पर इस तरीके से अपने टाइम की मैनेजमेंट करके चलनी होती है। जिस तरह क्वेश्चन आया, उसने कहा डिफरेंशिएट करें सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी को। मैं अगर इस एग्जांपल को लेके चलता हूं तो भाई इसके अंदर डिफरेंशिएट करना है। बारहा बताया कि सबसे पहले सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को डिफाइन करना है, और चूंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मिनट एलोकेट करने हैं, तो इसका मतलब कि मैं यहां पर अगर मैं इसकी बात करके चलूं तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा। डेफिनेशन दोनों की लिखने से 1 नंबर तो कंफर्म हो गया, और जो बाकी टाइम है उसके लिए मैं 5 से 6 डिफरेंसेस लिख दूंगा। अगर मुझे 6 डिफरेंस आते होंगे तो मैं बिल्कुल सिक्योर होऊंगा। उसकी वजह कि एक नंबर की डेफिनेशन चली गई और जो बाकी 6 डिफरेंस थे उनमें से आधे आधे नंबर का अगर डिफरेंस को लेके चलता है तो फिर भी मेरे नंबर 4/4 मुझे मिल जाएंगे। अगर कोई शख्स यहां पर 3 या 4 डिफरेंस लिख के आएगा तो उसको 4 में से 3 नंबर मिलेंगे। अगर किसी ने डेफिनेशन लिखी और डेफिनेशन के साथ उसने 5 या 6 डिफरेंस लिख दिए और उसने गलत चीज कोई नहीं लिखी, मैं बड़े यकीन से कहता हूं कि वो ये 4/4 नंबर हासिल कर सकता है। ऐसे ही अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया, डिफाइन करने के ऊपर उसको 1 नंबर मिल गया। इसकी प्रिजम्पशंस लिखी, हाउ टू रिबट द प्रिजम्पशन लिखी, अनड्यू इन्फ्लुएंस के एसेंशियल्स फॉरवर्ड किए, और हमारे पास 12 से 14 मिनट हैं इसको लिखने के लिए। बड़ा टाइम होता है 12 मिनट। अगर आपको चीज याद हो, आप इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज करके क्लोज कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ आगे आइएगा, जरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा नीचे लेके आइएगा। अच्छा जी, यहां पर जो मैं आपके साथ सिचुएशंस डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर पेपर में हमारे पास 2 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, और वो 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जहन में रख के चलने हैं। बाज दफा आप जब जिस तरह ये क्वेश्चन में पढ़ा, शेयरिंग नेट प्रॉफिट यूजुअली क्रिएट फला फला फला, ऊपर क्वेश्चन पढ़ा ये 2 बैडमिंटन के प्लेयर अली और वली, और मैंने जैसे ही देखा कि 2 बैडमिंटन के प्लेयर हैं अली और वली, और मैंने कहा जी लो जी तो केस लॉ है। अच्छा, ये केस लॉ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देख के ये चलना है कि क्या ये केस लॉ है या ये सिनेरियो क्वेश्चन है। सिनेरियो क्वेश्चन और केस लॉ में फर्क है। लेट मी फाइंड आउट सम सिनेरियो क्वेश्चन। नीचे आइएगा जरा, ये तो केस लॉ ही है। ये देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन। मारूफ इज रनिंग एन आइसक्रीम शॉप इन इस्लामाबाद। ही वांटेड टू अटेंड द ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ हिज सन इन कराची। सो उसने क्या कहा, ही आस्क्ड अब्दुल्ला टू लुक आफ्टर हिज शॉप ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। While managing the shop, Abdullah noticed that the deep freezer in the shop was not working properly. In order to save the ice cream from melting, he sold them at the discount of 3% and had the freezer repaired very next day. Looking at the customer positive response, Abdullah continued to offer the ice cream at 3% discount. When upon the return from Karachi, Maroof, being very unhappy with the situation, immediately discontinued the discount and wanted to recover the loss from the Abdullah. अब ये बताएं कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मारूफ अगेंस्ट अब्दुल्ला। अब इस सारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये देखें कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस सारे का जवाब ये है कि इस क्वेश्चन को पहले तो मैं ये देखूं कि क्या ये सिनेरियो क्वेश्चन है या ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर मैं उसको केस लॉ कहूंगा।
एनीबॉडी, किसी को ये क्वेश्चन पता चला कि ये सिनेरियो क्वेश्चन है या केस लॉ क्वेश्चन है? एनीबॉडी? जनाब हमजा को लीजिएगा जी। हमजा सर ये सिनेरियो है। ये सिनेरियो क्वेश्चन है। मारूफ कौन है यहां पर? सर मारूफ जो है ये पार्टनर है। नहीं, पार्टनर कहां से आ गया साला? पार्टनर कहां से आ गया? गलत कह रहे हो आपने। कहा सिनेरियो ठीक है, ये पार्टनर तो नहीं है, वो तो उसको अपना एजेंट मुकर्रर करके गया। तू भी चाचा नवी कहानी उल्लू के कान। पार्टनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। नहीं नहीं सर, वो मैंने ये फिटे सवाल मुंह ही तेरा। सुना बस, मैंने क्वेश्चन ही सुना आपका सर, वो बस मैंने। सो बंद कर दो इसको, मुझसे जूतियां खाएगा ये। सो बेसिकली तौर के ऊपर एक्चुअली मैं अगर ये कहूं कि मुझे अगर इस क्वेश्चन को रीराइट करना हो तो हमें ये देख के चलना है कि इस क्वेश्चन को हम केस लॉ नहीं कहेंगे। इसमें कोई आपसे डिसीजन नहीं करवा रहा, इसमें आपको पहचानना है कि मारूफ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। तो मारूफ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा जाए तो एक प्रिंसिपल है, और जो ये अब्दुल्ला है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? एक एजेंट है, और वो प्रिंसिपल और एजेंट के बिहाफ के ऊपर दोनों काम कर रहे हैं। उसने उसको अपना एजेंट मुकर्रर किया है। अब जब उसने पहला काम किया 3% की डिस्काउंट वाला, कहता है इस इन सिचुएशंस में राइट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं मारूफ की अब्दुल्ला के अगेंस्ट। तो मारूफ को जो पहली सिचुएशन आई, उस सिचुएशन के अंदर जो उसने डिस्काउंट दिया, चूंकि वो एक ऐसी अनसर्टन सिचुएशन थी, उसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, उसने उस मौके पर बिल्कुल ठीक डिसीजन किया और उसको उसके नुकसान से बचाया। तो पहले वाला जो 3% डिस्काउंट है, उसको उसने आइसक्रीम इसलिए दी कि वो मेल्ट हो रही थी, अनफोर्सीन एमरजेंट काम हो गया था, और उसने आइसक्रीम को बेच के अपनी जान खलासी की ताकि अपने आप को वो उस नुकसान से बचा सके। और शायद अगर वो एजेंट जो है, या शायद ये जो शख्स है अगर इंडिपेंडेंट भी होता तो अपने लिए भी यही डिसीजन करता। तो यहां तक तो अगर उसका कोई खर्चा आया है, उस एजेंसी वाले शख्स को जिसने उसके बिहाफ पर उसको रिप्रेजेंट किया, उसके कारोबार को चलाया, वो खर्चा जो है उसके पास राइट है, ये मारूफ की लायबिलिटी है कि उसकी वो लायबिलिटी पे करे, और ये उसके राइट्स हैं कि उसने जो भी उसकी चीज थी जो वो उसकी सुपुर्दगी में देके गया था, उसकी वो ऐसे ही हिफाजत करे जैसे वो अपनी हिफाजत करता है। लेकिन लेकिन जो दूसरी बात थी कि उसने 3% डिस्काउंट फ्यूचर में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी कंटिन्यू कर दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। चूंकि उसने तो उसको एक रेट दिया था और उसको एज पर इंस्ट्रक्शंस काम करके चलना था, लेकिन उसने यहां पर एज पर इंस्ट्रक्शंस अगले 3% डिस्काउंट में काम नहीं किया। तो यहां पर फिर मारूफ को देखना है ये है कि उसका नुकसान हुआ है या उसका फायदा हुआ है। या तो मारूफ उसके काम को रेटिफाई करे, अदरवाइज उसको देखना पड़ेगा कि उसको कोई लॉस कॉज हुआ है। वो लॉस कैसे निकाला जाएगा? नॉर्मल सेल से निकाला जाएगा। शायद उसको लॉस ही कॉज ना हुआ हो, और अगर वो लॉस कॉज हुआ है तो वो कंपनसेशन की बात करके चलेगा। मतलब क्या हुआ कि ये केस लॉ नहीं बना, लेकिन यहां पर हमने दर हकीकत किया ये है कि अपने आप को सिनेरियो में डाला, और सिनेरियो में डालकर अपनी क्वेश्चन के आंसर को देखा कि मैं इसमें से मारूफ निकाल दूं, बाकी चीजें निकाल दूं, तो एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप में और उनके आपस की राइट्स और ड्यूटीज में देखना है कि यहां पर क्या क्या प्रोवोक हो रहा है। बेटा इस तरह का जो क्वेश्चन होता है दैट इज कॉल्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को आप यूं समझें कि चूंकि आपने इसको 8 मतलब ये हुआ 16 मिनट, तो इसमें आपने पूरी स्टोरी लिख के चलनी है कि मैं इसको प्रिंसिपल समझ रहा हूं, मैं इसको एजेंट समझ रहा हूं, फिर सारा वो जो रेलेवेंट अंग्रेजी में बात सीखी हुई थी ना, वो सारी अपनी जो आपने चीजें याद की हुई हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, उसके वो राइट्स और लायबिलिटीज जो इससे रेलेवेंट है, वो सारे आपने दोबारा से वहां पे नरेट करने हैं, और फिर आखिर में उसको बताना है जवाब कि इस वजह से, चूंकि यहां पर मारूफ ने उसको यहां पर जो पहला जो अब्दुल्ला ने काम किया, ये उसका राइट बनता है कि अगर उसने खर्चा किया उससे वो पैसे ले ले, और उसने बिल्कुल जस्टिफाइड किया, लेकिन आगे उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और वो डिस्काउंट देने का हक नहीं रखता था फॉर द फ्यूचर सेल्स। सो इस तरीके से आप इसका आंसर लेके चलेंगे, ये जेन में सोचते हुए कि एग्जामिनर ये चाहता है आपसे कि तुम कम से कम इसके ऊपर ये जो कहानी लिखी हुई है ये रिपीट ना करो, इसके ऊपर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लिखो कि तुम 16 मिनट तक रेलेवेंट बात लिखते रहो, यानी कि शायद तुम्हें वो राइट्स और लायबिलिटीज जो हैं मारूफ के इस अबव सिचुएशन में, कहता है इस सिचुएशन को एनालाइज करें और बताएं क्या है राइट्स और लायबिलिटीज। सिर्फ इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, एक प्रिंसिपल के एक एजेंट के खिलाफ क्या राइट्स हैं,
क्या लाइबिलिटीज हैं, ये सारी लिखनी है, सारे राइट्स लिखने हैं, सारी लाइबिलिटीज लिखनी है प्रिंसिपल की और एजेंट की। और फिर उनको लिखने के बाद सिनेरियो को सामने लेके आते हुए आपने क्या करना है, आपने बताना है कि जो हमने ऊपर लिखा इसके मुताबिक इस सिनेरियो में ये 3% जो पहला वाला काम किया ये ठीक किया, क्योंकि ये अनफोर्चुनेट इमरजेंसी थी। अगला 3% वाला काम जो है ये करने का उसको राइट नहीं था, उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। अगर वाकई कोई लॉस हुआ है तो वो उसको रिकवर इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, और अगर लॉस नहीं हुआ तो फिर कोई चीज नहीं। लेकिन यहां पर उसको डिस्काउंट 3% कंटिन्यू करने का कोई हक नहीं था। तो बेटा एक क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं हमारे पास इस 35 नंबर में इस तरह का आएगा, जिसको मैंने कहा कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आना है आपको। एक क्वेश्चन नॉर्मल थ्योरी का आना है, यानी कि टाइप्स बता रहा हूं, जिस तरह सिपा सिद्धि मुंह ठाक के, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेक्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक क्रॉसिंग ऑफ चेक्स कितनी किस्म की होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में आपने लिखना है क्रॉसिंग ऑफ चेक का आर्टिकल, जिसको याद है ठक 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 वो लिख के फॉरवर्ड कर देगा। डरों की बात सर। पेपर में इस बात का कहा गया है कि हम बच्चे से केस लॉस कम से कम पूछेंगे। सो बेटा आपका, मैं अगर ज्यूम करके चलूं तो 35 नंबर में से मैं ये समझता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर आपके जो हैं, 15 नंबर वो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, जिस तरह का ये क्वेश्चन है। तकरीबन आपके 10 के नंबर, 10 से 15 नंबर के जो पेपर में क्वेश्चन होंगे वो सिनेरियो क्वेश्चन होंगे, और कोई एक आधा भूला बसरा केस लॉ आपको आ सकता है। ऊपर चलिएगा जरा, देखिएगा जरा, यहां पर हमारे पास वो नहीं, उस नीचे आएगा, नीचे आएगा, इतना ऊपर नहीं। टू बैडमिंटन प्लेयर्स, Ali and Wali, they agreed to play badminton match on the condition if any one of them would fail to appear for the match, he will have to pay rupees 5 lakh to other party. पांच, अगर कोई मैच से भागा तो उसको 5 लाख देना पड़ेगा। जो विनर होगा उसको 20 लाख मिलेगा, जो टिकटें बेचेंगे उन पैसों में से। वली जो था वो मैच में आया ही नहीं और उसको उसने 5 लाख का केस कर दिया। वली हाउएवर रिफ्यूज टू पे द क्लेम, कि ये तो वेगर है। अब आप ये बताएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वेगर है कि नहीं है। देखें, आप जज बन गए हैं। जब भी केस लॉ की बात आके चलती है, ये केस लॉ का क्वेश्चन है। जब भी केस लॉ की बात बन के चलती है तो यहां पर याद रखिएगा, आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, जज बन जाते हैं। आपके सामने दोनों फरीक आ जाते हैं, दोनों फरीक अपना अपना मुद्दा बयान करते हैं, दोनों इस बात के ऊपर एग्री हैं कि जनाब हमने ये काम करना है। इस काम को उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि ये शर्त है, ये जुआ है, ये वेगर है। आप बताएं कि ये वेगर है कि नहीं है। मैं यहां पर सॉल्यूशन के जवाब के ऊपर आऊं तो हमें बताना पहले यह है कि वेगर होता क्या है, वेगर और गेमिंग में फर्क क्या है। ये एक स्किल की गेम थी, जीतने वाले को स्किल की बेस के ऊपर पैसे मिलने थे, और गेमिंग वेगर नहीं होता, और पैसे प्रोसीड्स ऑफ टिकट से आने थे जिन्होंने उनका मैच देखना था, और उसमें हमारी टर्म्स और अब इसका मतलब कि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था, मेन कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट लीगल अगर बन गया, अगर ये वेगर नहीं था तो ये उसका अटैच्ड कॉन्ट्रैक्ट था, ये उसकी अटैच्ड टर्म थी कि अगर तुम नहीं आओगे, अगर तुम नहीं पहुंचोगे तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा, तो फिर ये भी लीगल नहीं है। लेकिन ये जवाब बताने से फायदा नहीं मिलना, बताना पड़ना है वेगर होता क्या है। देखो नंबर कितने हैं, नंबर इसके हैं 4, यानी कि ये जवाब कितने मिनट का है, 8 मिनट का जवाब हो गया। अब तुम्हें बताना है वेगर कहते किसे हैं, तुम्हें बताना है कि वेगर और गेमिंग में फर्क क्या होता है। तुम्हें कहना है कि वेगर का आउटकम तो नल एंड वाइड होता है, लेकिन गेमिंग जो होती है उसमें स्किल, उसके अंदर कोई प्रोफेशनल काम इन्वॉल्व होता है। तो इस एग्रीमेंट में चूंकि ये जो अमाउंट है ये गेमिंग की है और इसके साथ अटैच कोलैटरल अरेंजमेंट 5 लाख का है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये वेगर में कवर नहीं होता, ये गेमिंग की बात करके चल रहे हैं और यहाँ पर स्किल इन्वॉल्व है। तो इस तरह की जगहों के ऊपर ये पैसे रिकवर करने के लिए वो कोर्ट को सू कर सकता है और उसको ये जुर्माना, ये अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। यहां पे तुमने जज बन के फैसला दिया है, जज बन के, जबकि पिछला क्वेश्चन जो था वहां पे तुमने जज नहीं बने थे, तुम्हारे क्वेश्चन थ्योरी का ही था। सिर्फ वो तुमको उसने ये नहीं कहा कि मुझे बताओ व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल अगेंस्ट एजेंट। तुम्हें उसने एक सिनेरियो बनाया, उस सिनेरियो में एक प्रिंसिपल क्रिएट किया, उस सिनेरियो में एक एजेंट क्रिएट किया और तुमसे पूछा बताओ जिशान के क्या राइट्स और लायबिलिटीज हैं अगेंस्ट दी हमीद।
तो अब जिशान एक्चुअली जिशान नहीं प्रिंसिपल है, वो सीधा सवाल दे सकता था, व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल अगेंस्ट एजेंट। उसने ये सवाल नहीं पूछा। तो इसको हम सिनेरियो कहते हैं। जहां पे जजमेंट की बात आ रही है उसको हमने केस लॉ कह के चलना है। तो पेपर में केस लॉ हमारे मुताबिक आपको 5 से 8 नंबर से ऊपर केस लॉ मैं एक्सपेक्ट नहीं करके चलता, लेकिन फिर भी पेपर में आ सकता है। बहुत सारे हमने केस लॉस पढ़े हैं, मैंने आपको डे फर्स्ट से केस लॉस की तैयारी का तरीकाकार बताया था। मगर अगर आप देखें तो इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो 50 नंबर हैं, क्योंकि हम 40% मार्क्स को हमने हमने मूव करके 50 में से हमें अगर मैं बात करके चलूं तो मुझे 25 नंबर हासिल करके चलने हैं। अब 25 नंबर का मतलब यह हुआ कि मेरे पास 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 35 नंबर का मेरे पास, अच्छा मैं क्लियर कर दूं, टोटल आपको 100 में से 50 चाहिए, टोटल 100 में से 50 चाहिए। लेकिन अगर आपके टोटल 100 में से 50 आते हैं और किसी एक पार्ट में आपके 40% मार्क्स आते हैं तो फिर ही कंसिडर होते हैं। ठीक है, सो आपके मर्केंटाइल लॉ में 40% मार्क्स आने चाहिए और आपके सीरो में 40% मार्क्स आने चाहिए और ओवरऑल एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए। सो दिस इज द रूल बिहाइंड द बार। ये डिस्कशन में नहीं आता, लेकिन जब हमारी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं तो मैं इस रूल को बिल्कुल नहीं गिन के चलता, मैं इस तरह नहीं लेके चलता। मैं आपको सिंपल बात रखता हूं और कहता हूं कि भाईजान 25 नंबर यहां से और 25 नंबर दूसरी तरफ से। अब यहां पर आपको एक इतनी खूबसूरती मिल गई है कि अगर तुमने इस 15 में से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर लिए, मैं समझता हूं जिस बच्चे ने इसमें यहां पर 12 से ऊपर मार्क्स अचीव कर लिए तो उसको इन 35 में से सिर्फ 13 नंबर लेने हैं। अब देखो, ऑब्जेक्टिव के अंदर नंबर तो कटना ही नहीं है, थ्योरी को लिखने की कहानी कोई नहीं है, कोई और चीज है ही नहीं। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, जिस बंदे ने 12 से ऊपर नंबर ले लिए उसको सिर्फ 13 नंबर चाहिए, और जिसको सिर्फ 13 नंबर चाहिए अगर वो साला केस लो सारे भी गलत कराता है तो ये थ्योरी के 15 नंबरों में से वो बड़े आराम से नंबर ले सकता है। सिनेरियो भी थ्योरी की चीज है, उसके पास 20 से 25 नंबर, इन 35 में से 25 नंबर के करीब फिगर अगेन पेट थ्योरी की है, जिसमें से वो बड़े आराम से 13 प्लस नंबर लेने की हिम्मत रखता है। अगर तुम्हें वो तुम 25 नंबर का पेपर करते हो और वो तुम्हें आधे नंबर भी दे तो फिर भी 13 नंबर आ जाने, फिर भी 13 नंबर आ जाने हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब मर्केंटाइल लॉ का रिजल्ट 80-90% आना चाहिए, इससे ज्यादा आसानी नहीं हो सकती। लेकिन शर्त यह है कि आपके 15 में से 10 या अब देखो, अगर तुम यहां पे 10 ले आओगे तो इसको 15 करना पड़ जाएगा। तो जितने तुम ये गंदा अटेम्प्ट करोगे, जितना तुम ये पोरली अटेम्प्ट करोगे, तुम्हारे अगर 2/3 सिर्फ ठीक हुए हैं, 1/3 तुमने गलत कर दिए हैं, तो गोली मार देनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, अगर कोई बंदा सियाना है तो बेटा उसको तो ये 15 में से 15 नंबर हासिल करने चाहिए। और अगर ये 15 में से 15 नंबर आ जाएं, सोचो तो सही क्या होने वाला है। फिर इस 35 में से सिर्फ कितना चाहिए, सिर्फ 10 नंबर चाहिए। 35 में से 10 नंबर, साला एक भी सवाल ठीक पड़ गया तो कहानी निकल जाएगी। तो बेसिकली तौर के ऊपर गेम चेंजर यहां पर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके चलेगा, ऑब्जेक्टिव में से नंबर आने भी चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपको, बजाय आप 2 घंटे में पेपर सॉल्व करो बकाया, ऑब्जेक्टिव आपको 2 घंटे 45 मिनट भी देगा। सारी की सारी गेम किसके ऊपर है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं इसमें खुद से कुछ लिखना है। आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट करेक्ट करके चलनी है। आपको एक स्टेटमेंट, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ हो, दिमाग उसकी थोड़ा सा भी खुला हुआ हो, उसने ना भी याद किया हो लेकिन मेरे लेक्चर ही पूरे अटेंड किए हुए हो, तो मैं ये समझता हूं कि चलो वो शायद 15 में से 15 तो ना ले, लेकिन उसको 15 में से 12 नंबर तो जरूर लेने चाहिए। अगर उसने 15 में से 12 नंबर ले लिए, शायद उसको केस लॉज अटेम्प्ट करने ना आए, लेकिन यार थ्योरी के सीधे सीधे सवाल, क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है, ऑफर किसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, वो यार इस तरह के भी अगर वो सवाल याद करके गया हुआ है तो वहां से भी वो 2 या 4 सवाल कर देगा, तो उधर से वो 12-14 नंबर बड़े आराम से अरेंज चलेगा और उसके पास होने के ब्राइट चांसेस हैं। सो मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है और मेरी आपसे जो बेनती है वो ये है कि मर्केंटाइल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बड़े ध्यान से बात करके चलें और ऑब्जेक्टिव्स को बड़े तरीके से तैयार करें। बिलाशुबा सारे ऑब्जेक्टिव पेपर में जो दिए हुए किताब में, वो सारे ऑब्जेक्टिव बहुत आसान हैं, लेकिन फिर भी उन्हें करें, फिर भी उनकी प्रैक्टिस करें
और उनको आप 10 सेकंड फी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तरीका वारदात, जब चैप्टर याद करके तैयार करें, साथ ही अपने टाइम लिमिट को बांध के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें और साथ ही देखेंगे मेरे कितने मार्क्स आते हैं। 2 दफा अगर आपने इस तरह ऑब्जेक्टिव परफॉर्म कर लिए, बजाय सोल्यूशन सामने रख के पहले ऑब्जेक्टिव मार्क करें फिर देखें मैंने क्या गलत किया है, उसके बाद दोबारा एक दफा कभी भी आप महीने बाद 20 दिन बाद दोबारा अगर उसे करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव आपके हाथ से गुजर जाएंगे। और इस बात का कभी इम्कान है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इन्हीं से मिलते जुलते आएंगे और आपको इन 15 नंबर में से हर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर देके जा रहा है। साला 1 नंबर बहुत वैल्यू रखता है। 1 नंबर की बेस के ऊपर यहाँ पर लोगों के 5-5 साल जमा मनफी हो जाते हैं। तो ये 1 नंबर का आपने ख्याल रख के चलना है। इस ऑब्जेक्टिव से आपने 15 में से कम 15 नहीं मिलते तो 12-13 नंबर अचीव करने हैं और इसमें आपने कम से कम इससे अपने 25 से 30 मिनट जो है वो बचाने हैं, जो कि आप थ्योरी के क्वेश्चंस पे लगा सकें। बता दिया। मेंटली तौर के ऊपर मेरी हमेशा बच्चों को रिक्वेस्ट होती है कि जब थ्योरी में तुम्हें महसूस हो कि ये केस लो है, तुम्हें महसूस हो कि मैं ये केस लो का क्वेश्चन अभी आराम से नहीं कर पा रहा, तो यार उस क्वेश्चन का वो पार्ट छोड़ दो, पहले बाकी क्वेश्चन कर लो। थ्योरी का सीधा सवाल है, बताता है बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है। थ्योरी का सीधा सवाल है, बताओ क्रॉस चेक किसे कहते हैं। थ्योरी का सीधा सवाल है, तो बताओ कि क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी में क्या फर्क है। फिर देखा कि यार ये सिनेरियो का सवाल पकड़ा गया और समझ आ गया ये प्रिंसिपल और एजेंट की बात कर रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने कितने वक्त में कितना काम कर दिया। अब मेरे पास टाइम आ गया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5A को देखता हूं, घड़ी देखता हूं, घड़ी के मुताबिक 1 घंटा 25 मिनट मैंने एलोकेट किया था या 1 घंटा 15 मिनट मैंने एलोकेट किया था मर्केंटाइल लॉ के लिए। टाइम देखा भी 15 मिनट पड़े हैं, देखा सवाल सिर्फ 4 नंबर का है और देखा कि जीशान साहब ने तो कहा था कि अगर तुमने 13 नंबर लेने हैं वो तो पेपर मेरा इना पोर्शन से पास होया पिया है। अब जब ये चीज की पॉजिटिविटी के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप यकीन कर लो जवाब आ जाएगा, इसका जवाब आपको आ जाएगा। आप इसके जवाब को सोचे बगैर लिख सकोगे, चूंकि कॉन्फिडेंस बन जाता है कि मैंने अपने पेपर के पासिंग मार्क्स मर्केंटाइल लॉ के निकाल चुका हूं। बेटा ये कभी गलती नहीं करनी कि मर्केंटाइल लॉ की मोहब्बत के चक्कर में तुम अपना टाइम इतना जाया कर लो कि तुम सी लॉ के लिए सिर्फ आधा घंटा रख के बैठे हुए हो। नो, जब ऑब्जेक्टिव खत्म होंगे तो जो बकाया टाइम होगा उसको मर्केंटाइल और सीलो दोनों के लिए बेटा आपने प्रॉपरली एलोकेट करके चलना है। ये नहीं करके चलना कि आप अपना वक्त जाया कर लो सिर्फ एक पार्ट। किसी बच्चे ने सीलो पहले शुरू कर दिया तो वो सीलो सारा सॉल्व कर ले, पता चले हम लोग के लिए टाइम ही नहीं बचा, और वाइस वर्सा। तो जनाब ये अपने जहन में रख के चलिएगा, यही आपकी टेक्निक है। चूंकि थ्योरी का पेपर है, थ्योरी के पेपर के अंदर याद रखिएगा लिखाई के नंबर तो नहीं होते, लेकिन एग्जामिनर अच्छी और साफ सुथरी लिखाई को बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। आहिस्ता लिखें, दड़ंगे मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लिख लें, साफ सुथरा करके लिखें। पॉइंट्स हैं तो उनको पॉइंटर के साथ उनको क्लियर कट लिखें कि आपके पॉइंट लिखे जा रहे हैं। हेडिंग्स देना चाहते हैं तो हेडिंग्स क्लियर कट देके लिखें। अगर आपने बुलेट्स देने हैं तो बुलेट के बाद एक एक लाइन को छोड़ दें ताकि उसको नजर आए कि आपका ये बुलेट है। मतलब ये कि एग्जामिनर को आपके की पॉइंट्स ढूंढने ना पड़े। बच्चा बाज दफा डेफिनेशन लिखता है, जरा खोलिएगा जरा मुझे वो जहां पे मैं लिख सकूं। इसको ऊपर कर दो, लानत भेजो जी। बच्चा बाज दफा डेफिनेशन लिखता है, मिसाल के तौर पे ऑफर आया तो उसने एक ऑफर की डेफिनेशन लिखनी है। मैंने तो भाईजान ये मैंने ऑफर लिखा, ठीक हो गया। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, मैं यहां से इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ये देखे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये मैंने डेफिनेशन लिखी, ये मेरी कहानी चल रही थी और मेरी डेफिनेशन खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं एसेंशियल लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, ठीक हो गया। मैंने एसेंशियल वैलिड ऑफर लिखा, इसका मैं ए एसेंशियल लिख रहा हूं। सपोज करें मैं कहता हूं जनाब एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कंसेंट, मैं कोई भी पॉइंट में लिख देता हूं, ठीक है ना। मैंने कंसेंट लिखा, कंसेंट लिख के तो मेरे पास अब देखिएगा मैंने यहां से अपनी बात तय कर दी। ये है तरीकाकार। मैं एग्जामिनर हूं, मैंने एग्जामिनर के तौर पे देखा, मुझे ऑफर की डेफिनेशन ढूंढनी थी, मैंने कहा यार ये लिखी हुई है, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफर, मुझे ढूंढनी नहीं पड़ी, ठीक है। मुझे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर लिखने थे, ये लिखे हुए हैं एसेंशियल वैलिड ऑफर। उसका पहला पॉइंट, सिर्फ मैंने पॉइंट देखने हैं, ए बी सी, ये कंसेंट, आगे उसने कहानी लिखी हुई है, अगला पॉइंट। अब ये है बेहतरीन तरीकाकार। अब हमारे चीते क्या करते हैं वो भी मैं दिखाता हूं आपको। पता नहीं केड़े शेख सारे इकट्ठे किए हुए हैं इन्होंने। हमारे चीते करते हैं, ये देखिएगा जरा, वो कहते हैं जी ऑफर,
when one person, लिखा, खत्म हुआ, बात खत्म हो गई। इधर ही शुरू कर देते हैं। essentials of valid offer are as under। जी, पहला A कंसेंट, उसी के आगे खत्म हुई, ठीक हो गया लाइन। बी, अच्छा लाइन लिखते लिखते आखिर में रह गया लिखने वाला ऑफरर, तो उसने कहा टू, जो लाइन खत्म हो गई, थले लिख दे। ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਇਸ बी ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ की है? एग्जामिनर को पढ़ने में मजबूर, अब मुझे एसेंशियल्स और वैलिड ऑफर बीच में घुसेड़ दिए हैं, इसी को बजाय ऑफर के नीचे वाली लाइन शुरू करने के, उसको मार्किंग देके चलने के, आपने उसको बीच में घुसेड़ना शुरू कर दिया है। तो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, एग्जामिनर पढ़ेगा। क्या करेगा? एग्जामिनर पढ़ेगा। इस जगह पर एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, इस जगह के ऊपर चूंकि साफ सुथरा लिखा हुआ है, एग्जामिनर को नजर आएगा, वो ऐसे निकलेगा, ओके ओके। लेकिन तुम चूंकि कुंजी मार के चल रहे हो, तुम्हारी कुंजी में समझ नहीं उसको कुछ आ रहा, तो वो क्या करेगा? वो एक एक लाइन पढ़ेगा, स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, और ये चीजें ऐसे भी कर दी, और ये पॉइंट। तो भाईजान हमने कोशिश ये करनी है कि एग्जामिनर पढ़ाई पे ना जाए, एग्जामिनर पढ़ने की कोशिश ना करे, उसकी आंखों के सामने जो उसके मार्किंग की चीज आपको आती है वो फेंके, वो आंख से देखे और अपनी आप बात को आगे निकल जाए। जब आप उसको पढ़ाने पे मजबूर करेंगे, वो साला पढ़ेगा तो सही, वो नालायक आदमी तो नहीं है, तो गलतियां निकालेगा। बेटा जी, ये है मेरा आपके साथ आज की डिस्कशन में वाइंड अप करता हूं यहाँ पे। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू मैनेज द टाइम, व्हाट वी आर बीइंग एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। मेरी जाती परसेप्शन के अंदर मर्केंटाइल लॉ का पेपर और ये लॉ का पेपर पास करना इस अटेम्प्ट के अंदर, इट शुड बी अ पीनट फॉर ऑल ऑफ यू। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, ही कैन रेज द हैंड, अदरवाइज हम फिर बात को कंक्लूड करेंगे। किसी का आज की डिस्कशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ, कोई बात समझ ना आई हो, तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन हो। सो ये पेपर को अटेम्प्ट करने का बेहतरीन तरीकाकार है, आपको देख के चलना है कि आपने, उम्र को प्लीज कर दीजिएगा, आपने देख के चलना है कि आपने अपने औजार सारे पेपर में लेके जाने हैं, अपने पेन जो जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे लेके चलनी है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके पूरी पर्टिकुलर्स आते हैं। इस बात को इंश्योर करना है कि वहां जाकर आपने अपने आप को तंग नहीं करवाना। जी उमर, क्या कहना चाह रहे हैं? उमर सर, ये सिनेरियोज और क्या जो केस लॉज है, इनमें दोनों में जो फैक्ट्स हैं वो दोनों में लिखने हैं? नहीं, सिनेरियो में फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। सिनेरियो के अंदर हम जो हमसे उसने पूछा है ना कि प्रिंसिपल के राइट्स और लायबिलिटीज लिखो, ये लिखने हैं। लिखने के बाद उस सिनेरियो को सामने रखते हुए आपने आखिर में 2 या 3 लाइनों में उसको बताना है कि ये मैंने एक्चुअली तुमसे चाह क्या रहा है, तुमसे डिसीजन नहीं चाह रहा, वो तुमसे एक्चुअली प्रिंसिपल के राइट्स और प्रिंसिपल की ड्यूटीज पूछना चाह रहा है। गॉट माय पॉइंट? ये सब लिख दिया हमने। लिखने के बाद हमने आखिर में उसको कंक्लूजन में बता देना है कि जनाब इस क्वेश्चन में ये बातें थी, तो इसको ऐसे लेके चलना है। जबकि हम जब केस लॉ की बात करते हैं तो उसमें हम पहले ब्रीफ फैक्ट्स बताते हैं, फिर जो रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ उनको हम सारा नरेट करते हैं, और फिर अपना फैसला सुनाते हैं, तो वहां पर सिनेरियो डिफरेंट है। यहां पर इससे पहले कोई क्वेश्चन करे, मैं और क्लियर कर दूं, अगर कभी पेपर में टाइम कम हो और आपको सिनेरियो के बजाय केस लॉ का सवाल आया हुआ हो, और आपके पास टाइम कम है और आपके पास नंबर भी उस क्वेश्चन के कम हैं, तो खुदा के लिए फिर अपना टाइम ब्रीफ फैक्ट लिखने में जाया ना करें। फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके लीगल इश्यूज हैं उनको लिखें और साथ अपना फैसला सुना दें, क्योंकि फिर आप यूं अपने टाइम को बचा सकते हैं। सो दिस इज माय सजेशन टू यू कि आप अगर अपने टाइम को देखते हैं कि सिर्फ 2 नंबर का केस लॉ आ गया है, अब 2 नंबर के केस लॉ के लिए सिर्फ 4 मिनट है, फिर डी लम्बी उन्हें कहानी लिखी हुई है, तो हम अगर सिर्फ कहानी लिखने में टाइम जाया कर देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो फिर तीनों बातें लिखें, यानी कि ब्रीफ फैक्ट भी लिखें, रेलेवेंट सेक्शन लिखें और अपना इन्फ्रेंस या अपना डिसीजन दें। लेकिन अगर टाइम कम है और नंबर भी कम है तो फिर आप ब्रीफ फैक्ट्स को हज़फ कर सकते हैं और उसका सिर्फ सोल्यूशन बता सकते हैं। एम राइट जी? रेलेवेंट लॉज फिर भी लिखने हैं उसके। क्लियर? हमजा अंजुम। सर मैंने ये पूछना था आपसे कि अगर सिनेरियो आता है, हमें सारा क्वेश्चन भी पता है, बट सर हम सिनेरियो के वो जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज इट इज पुट नहीं कर सकते, जैसे मारूफ है, मारूफ की जगह हम प्रिंसिपल लिख देते हैं, तो सर इसके भी मार्क्स हमारे कटेंगे फिर?
देखो बात ये है कि सिनेरियो के अंदर आपने बताना है कि यहाँ पर मारूफ एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है और मारूफ के जो राइट्स और लायबिलिटीज हैं वो प्रिंसिपल के राइट्स और लायबिलिटीज हैं और एज पर कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल के ये राइट्स और लायबिलिटीज होते हैं। सवाल क्या आपका? सर मेरा ये सवाल है, मैंने टेस्ट भी दिए थे ना, तो सर वो रट्टा लगा होता है ज़हन में, अचानक लिखते लिखते ना सर प्रिंसिपल ही आ जाता है, मारूफ नहीं लिख रहा होता हूँ मैं, ऐसे फिर बात प्रिंसिपल ही लिख समझो, देता हूँ। फिर बात, अगर तो तुमने शुरू में लिख दिया कि इन दिस क्वेश्चन मारूफ इज बीइंग वर्किंग एज अ प्रिंसिपल एंड अब्दुल्ला इज बीइंग वर्किंग एज एन एजेंट, और फिर जब तुमने ये बता दिया कि मारूफ का मतलब प्रिंसिपल है, अब्दुल्ला का मतलब एजेंट है, तो जब तुमने शुरू में ये मेंशन कर दिया फिर एग्जामिनर इसके नंबर नहीं काट सकता। लेकिन अगर तुमने शुरू में उसको नहीं बताया कि मारूफ से क्या मुराद है, कभी तुम मारूफ लिख देते हो, कभी तुम प्रिंसिपल लिख देते हो, मुझे क्या पता प्रिंसिपल कौन है, ये तो डिफाइन करो ना। हम जब अपना एग्रीमेंट लिखते हैं हम कहते हैं जिशान इज अ पार्ट 1, अहमद जब्बार इज पार्ट 2। अब मैं चाहूं तो उस एग्रीमेंट में जिशान और अहमद लिखता रहूं, चाहे मैं उस एग्रीमेंट में पार्ट 1 या पार्ट 2 लिखता रहूं, मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है। मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो फिर आ गई सर। एग्जामिनर इसके नंबर नहीं काटेगा। लेकिन अगर मैं बताऊं ही ना कि जिशान पार्ट 1 है, मैं बताऊं ही ना कि अहमद पार्ट 2 है, और मैं बीच में कभी पार्ट 1 पार्ट 2 लिखता जाऊं, कभी मैं जिशान अहमद लिखता जाऊं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 कौन है? कहां बताया तुमने पार्ट 1 पार्ट 2 कौन है? तो इसलिए पहले बताओ कि आपने सिनेरियो में किसको क्या पाया, फिर उसके बाद तुम्हें आजादी मिल जाएगी कि तुम चाहे प्रिंसिपल लिख लो, चाहे मारूफ लिख लो, चाहे अब्दुल्ला लिख लो, चाहे तुम उसको एजेंट लिख लो, या दोनों जहां पे जो दिल करे लिखते रहो। इस बात का एग्जामिनर जाहल एग्जामिनर होगा जो नंबर काटेगा, फिर इसके नंबर कटने की लॉजिक नहीं बनती। मोहम्मद हमजा। थैंक यू सर। मोहम्मद हमजा, ये मेरा लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा बच्चों को जी। हर सेक्शन में से 40% मार्क्स एटलीस्ट लेने पड़ेंगे, फिर वो काउंट होंगे। बेटा तुम छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं कहा, हजफ कर दो मेरी बात हजफ कर दो मेरी बात। कुछ बातें हमें बतानी नहीं चाहिए, हम कह जाते हैं। आपका टारगेट देखो, पहली बात ये तुमने तो ये सोचना ही नहीं है ना, तुम तो 100 नंबर के लिए पेपर दे रहे हो, बात बात तुम तो 50 में से 40 के लिए तो कम से कम तैयारी करो। तुम अभी तुम हुई तो 40% सोचा नहीं वहां, तो तेरे तो 16 के नंबर होने बस। तो हमजा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में 30 में से 30 आए, नहीं तो 28 29 27 इतने नंबर आए, और बाकी पेपर अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में 25 से ऊपर नंबर आ गए तो पुत्र ये पेपर आई कैप का तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये तुम्हारे रिंगते गंदी लिखाइयां, नलैक नलैक तुम्हारी डेफिनेशनों की याद दहानी के बावजूद तुम पेपर निकाल जाओगे। गेम चेंजर ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव की आपकी तैयारी जो है वो थ्योरी याद करने से, प्रैक्टिस करने से है। अगेन जी मोहम्मद उमर को कुछ याद आ गया, उमर को लीजिएगा। एक और क्वेश्चन था। पहले उमर को ले लो, फिर मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। बेटा आप लाइन पे हैं हमारे साथ हमजा जी। उमर सर नेक्स्ट सेशन में सारा कोर्स चेंज हो रहा है। इसका कोई ताल्लुक है इस पेपर से? सर है तो नहीं है, लेकिन बस पूछ रहा हूँ। नहीं बताना, आगे चलो। डिपेंड करता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेट्स सी। ठीक है, हाँ जी हमजा, फिर आपका कोई क्वेश्चन था? सर एडिशनल टाइम जो है पेपर राइटिंग के बाद नहीं मिलता लास्ट पे? पेपर राइटिंग से क्या मुराद? कि जब वो कहते हैं कि आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद में कह नहीं देते कि राइटिंग खत्म करें, अब 15 मिनट जो है वो रीडिंग के हैं, या वो पहले देते हैं पेपर देने? राइटिंग समझ नहीं मुझे आई, गया राइटिंग का पेपर क्या ताल्लुक है इसका? पहले सर मैं कह 15 रहा हूँ मिनट, पेपर के 15 मिनट पहले मिलते हैं आपको रीडिंग के लिए? पहले मिलते हैं। हाँ, उन्होंने आपको लेकिन राइटिंग नहीं करने देनी। नहीं, राइटिंग नहीं करने देते, मना है वैसे। पेपर आपको पेपर दे देते हैं। पेपर आपका सिंगल पेपर आएगा। हेलो जी सर। सिंगल पेपर दे देंगे, 15 मिनट पढ़ने के लिए देंगे, 15 मिनट के बाद आपको आंसर शीट्स दे देंगे। हमजा आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपका सवाल समझा नहीं बेटा, मुझे क्लियर करो आपका में क्या है। पहले पेपर देंगे और 15 मिनट देंगे, या पेपर देंगे और कहेंगे राइटिंग स्टार्ट करें, 3 आवर्स के बाद कहेंगे 15 मिनट है आपको रीडिंग के? यार रीडिंग किस चीज की करनी है? पेपर से पहले रीडिंग होती है कि पेपर के बाद रीडिंग होती है? तुम्हें क्या हो गया? ये मेरे माइंड में ये आ नहीं रहा है कि नहीं इकोनॉमिक्स नहीं 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 उस काम के लिए थोड़ी मिलता है वो। ये देखो, वो तो सोल्यूशन की रीडिंग थोड़ी करनी है, पेपर की रीडिंग तो पेपर से पहले होती है। वही सर। तो पेपर की रीडिंग तो पेपर से पहले होती है, 15 मिनट आपको पहले मिलते हैं। वो 15 मिनट में आपने अपने पेपर को पढ़ना होता है, अच्छी तरीके से पेपर पढ़ लें, और उसके बाद आपको 15 बाद आंसर शीट मिल जाएगी, और फिर आपने आंसर शुरू कर देनी है अपनी। ठीक है सर। हाँ जी, और जी इसके अलावा? नहीं सर, थैंक यू।
किसी और बच्चे का क्वेश्चन कोई? नथिंग। थैंक यू जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू जी। इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे और उसमें हम फिर बताऊंगा मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर। इन दैट मीन टाइम ग्रुप में आप चैट बाकी लोगों के लिए ऑन कर दें सबके लिए, और उसमें आप जो भी चीज पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करता रहूं, लेकिन ये है कि ये अब आपका यहाँ पे सिलेबस और आपका पेपर खत्म हो गया। मैंने आपके साथ नेक्स्ट डिस्कशन जो भी आपकी नेक्स्ट वीक में मैं क्लास रखूंगा उसमें मैं आपसे पास्ट पेपर डिस्कस करके चलूंगा, लेकिन वो मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर टाइम नहीं लगा रहा। वो मैं आपके साथ सिर्फ 2 या 3 अटेम्प्ट देखूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीक के लिए, ताकि हम पिछले 2 या 3 पेपर डिस्कस कर लें। आप उसको करके लेके आएंगे, मैं आपसे सिर्फ शेयर करके चलूंगा, ठीक होगी बात। लेकिन पेपर में वो 50 नंबर का पेपर था, अब ये 35 का हो गया, क्योंकि बाकी चला गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप उसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल जी।